हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आपके लिए हम कंटिन्यू क्लासेस लाते रहते हैं। तो आज की क्लास है जूलॉजी की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो ऐसे ही ये क्लासेस आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो आप वीडियो को कर देना लाइक, और अगर चैनल पर नए हो तो साइंस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को कर देना आप सब्सक्राइब, ठीक है। तो ऐसे ही क्लासेज आपको मिलती रहेंगी और आप हमें बता दिया करो कि क्लासेज आपको कैसी लगती है। अगर आपका कोई नया टॉपिक हो, यानी किसी भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो सिलेबस से रिलेटेड, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो नीचे कमेंट ज़रूर किया करो ताकि हम आपका सॉल्यूशन ला सकें, आपकी हेल्प कर सकें। तो पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाओ और अपनी जूलॉजी की मैंने 30 क्लासेज यानी कि 30 क्लासेज आपको करवा दी, तो वो भी आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट में सब मिल जाएगी, 30 क्लासेज आपको करवा दी। अब चलते हैं आज के क्वेश्चंस पर। तो दोस्तों, ये छोटे क्वेश्चन यानी कि लघुतरात्मक क्वेश्चन है। इसके बाद में जो आपके बड़े क्वेश्चन है वो भी अगले जो नेक्स्ट वीडियोज़ है उनमें आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अब बात करते हैं, ये क्वेश्चन है सक्रिय व निष्क्रिय परिवहन में विभेदन कीजिए। तो अब बात करेंगे सक्रिय व निष्क्रिय परिवहन में क्या विभेदन यानी क्या अंतर है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो पहला जो मैं इसको आपको एक बार पढ़ के बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। तो सक्रिय अभिगमन में अणुओं या आयनों की गति कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र में सांद्रण प्रवणता के विपरीत दिशा में होती है। प्लाज्मा के द्वारा होने वाली इस गति में ऊर्जा व्यय होती है। जबकि निष्क्रिय अभिगमन में विभिन्न पदार्थों के कण या अणु प्लाज्मा कला से बिना ऊर्जा का उपयोग किए विसरण के द्वारा पारित होते हैं। अब एक एक लाइन में समझाता हूँ आपको पहले। तो जब सबसे पहली जो लाइन है कि सक्रिय जो अभिगमन है उसमें अणुओं या आयनों की गति कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र में, यानी कि विपरीत दिशा में, कम सांद्रता है उससे अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ क्या गमन करना। ठीक है, कौन करेंगे गमन? अणुओं या आयनों की गति। कम अणु और आयन गति करेंगे उस कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ। तो ये है, इसका मतलब क्या है कि एक दूसरे क्षेत्र की ओर गति गमन करना। ठीक है, ये सक्रिय हो गया। और निष्क्रिय क्या है? तो इनमें भी मतलब प्लाज्मा के द्वारा होने वाली इस गति में ऊर्जा व्यय होती है। भाई देखो, आप समझते हो कि गति जब होगी या किसी कार्य को करने में, तो ऊर्जा का व्यय होना तो स्वाभाविक बात है कि ऊर्जा का व्यय तो होगा ही जब कोई कार्य होगा तो। जबकि निष्क्रिय अभिगमन में क्या होता है? इनमें जो विभिन्न पदार्थ है उसके कण या अणु प्लाज्मा कला से बिना ऊर्जा का उपयोग किए विसरण के द्वारा पारित हो जाते हैं। इन विसरण एक विधि होती है, आपको पता होगा। तो उसमें क्या होता है, जो ये निष्क्रिय अभिगमन है उसमें क्या होता है, ऊर्जा का उपयोग नहीं होता, यानी बिना ऊर्जा का उपयोग किए ही एक दूसरे की तरफ ये कण विसरण के द्वारा पारित हो जाते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम में 4 अंतर बताइए। तो प्रोकैरियोटिक क्या है और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स क्या है, तो इनके बारे में हम 4 अंतर आपको मुख्य बताएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको स्लाइड नेक्स्ट चेंज कर देता हूँ। तो ये नेक्स्ट स्लाइड है, तो इसमें आपको बताते हैं इनके 4 जो मोस्ट डिफरेंट है, यानी अंतर क्या क्या है। तो पहला है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। तो इसमें क्या है, इसमें जो 70S राइबोसोम पाए जाते हैं और 30S व 50S की इकाइयों से मिलकर इनका जो निर्माण होता है या इकाइयों में बटे होते हैं। यह 170 × 230 × 212 यानी 15A आमाप का होता है। और 53 प्रकार के इसमें क्या होते हैं, प्रोटीन्स। कौन से में? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में। और 3 प्रकार के क्या होते हैं, RNA पाए जाते हैं। ठीक है, अभी करते हैं बात यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की। इसमें क्या होता है, 80S राइबोसोम्स पाए जाते हैं जो 40S और 60S उप इकाइयों में बटा होता है। दोस्तों, क्लास कैसी लग रही है आपको? तो वीडियो को लाइक करते हुए नीचे अच्छा सा कमेंट कर देना ताकि हमें काफ़ी अच्छा लगे, तो आप हमें बता देना। और यूकैरियोटिक जो राइबोसोम्स है ये क्या है, अपेक्षाकृत बड़े माप का होता है और इसमें प्रोटीन्स 53 से अधिक प्रकार के पाए जाते हैं। और इसमें तीन के स्थान पर 4 प्रकार का RNA पाए जाते हैं। इसमें 3 के स्थान पर कितने? 4 प्रकार के RNA पाए जाते हैं। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के 4 प्रमुख
कार्य लिखिए। जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है उसके 4 प्रमुख कार्य गोल्जी कॉम्प्लेक्स के 4 प्रमुख कौन कौन से कार्य हैं? तो श्रावण तथा शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण करना, प्रोटीन श्रावण में योगदान, ग्लाइकोप्रोटीन का संश्लेषण, लिपिड श्रावण में योगदान। ये इसके जो इम्पोर्टेंट है और मुख्य 4 कार्य हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डीएनए पुनरावृत्ति में एकल कुंडलीय बाइंडिंग प्रोटीन का महत्व बताइए। यानी कि जो डीएनए पुनरावृत्ति है उसमें एकल कुंडलीय बाइंडिंग प्रोटीन है, उसका जो महत्व क्या होता है? तो जब यह जनक डीएनए के दोनों सूत्रों के मध्य, एक मिनट ये गलत हो गया, मैं थोड़ा आपको समझाना चाहता हूँ। यह जनक है जो डीएनए के दोनों सूत्रों के मध्य कुंडलन को खोलने का कार्य करता है। कौन सा? डीएनए पुनरावृत्ति में एकल कुंडलीय बाइंडिंग प्रोटीन का महत्व। तो भाई इसका कार्य क्या है सबसे पहले ये समझो आप। तो यह जनक डीएनए के दोनों सूत्रों के मध्य कुंडलन को खोलने का कार्य करता है। कौन? बाइंडिंग प्रोटीन। यह डीएनए सूत्र का अभिक्रिया करके एक खांच बना देते हैं। तो ये मुख्य कार्य हो गया, यानी कि इनका महत्व है वो मैंने समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सॉन व इंट्रॉन में विभेदन कीजिए। तो प्रोटीनों के संश्लेषण को कोड करने वाले कार्यात्मक जीनों के क्रम को एक्सॉन कहते हैं। क्या? जो प्रोटीन संश्लेषण है उसको कोड करने वाले कार्यात्मक जीनों के क्रम को क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नहीं, इंट्रॉन्स क्या होता है इसके बारे में बताता हूँ पहले मैं। 2 एक्सॉन्स के मध्य स्थित नॉन कोडिंग, यानी जिसमें कोड ना हो, उपस्थित ना हो, अनुक्रम को इंट्रोसोम्स कहते हैं। और ये डीएनए के नॉन कोडिंग सार क्रम या जीन होते हैं। आप समझ रहे हो? 2 एक्सॉन के मध्य स्थित नॉन कोडिंग अनुक्रम को इंट्रॉन्स कहते हैं और ये डीएनए के नॉन कोडिंग सार क्रम या जीन होते हैं। ठीक है, तो एक्सॉन और इंट्रॉन में आपको विभेदन समझ में आ रहा होगा। तो भाई प्रोटीन है, जो प्रोटीन है वो किससे मिलकर बने होते हैं? तो मुझे कमेंट में, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर से बताना इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन का क्या महत्व होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन का महत्व है निषेचन के लिए आवश्यक युग्मक बनाना। जब निषेचन की क्रिया होती है उसके लिए आवश्यक क्या बनाना? युग्मक बनाता है। अतः यह लैंगिक जनन करने वाले जीवों का अनिवार्य भाग है। क्या? जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है उनके जो जीव है उनके लिए अनिवार्य क्या है? एक भाग है, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या स्थिर रहती है। पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे जैसे उनकी संतान की उत्पत्ति होती रहती है उसी प्रकार उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या होती है वो भी स्थिर रहती है। अर्धसूत्री विभाजन में जीन विनिमय की घटना, जो अर्धसूत्री विभाजन है उसमें जो जीन विनिमय की घटना से आनुवंशिक पदार्थों को नव संयोजन उपलब्ध कराता है। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। इससे आगे बात करते हैं। अर्धसूत्रण जाति उद्भव का आधार बनाता है एंड अर्धसूत्रण के समय ही उत्परिवर्तन जैसी क्रियाएं भी होती है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप इनको हल्के में ले रहे हो तो यार ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप लोग। इन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करो, अपने चैनल को आगे बढ़ाओ। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तभी हम आपको क्लासेज देते रहेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, ट्राइसोमिक व मोनोसोमिक अवस्था क्या है? तो ट्राइसोमिक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले, जब मूल द्विगुणित गुणसूत्र की संख्या से एक गुणसूत्र अधिक होता है तो ऐसे जीव एकादी सूत्र कहलाते हैं। क्या? एकादी सूत्र कहलाते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्राइसोमिक। ठीक है, जब मूल द्विगुणित गुणसूत्र की संख्या से एक गुणसूत्र अधिक होता है, जब मूल जो गुणसूत्र है वो द्विगुणित गुणसूत्र की संख्या से एक अधिक होता है तो वो क्या कहलाता है? ट्राइसोमिक। अब मोनोसोमिक क्या है? ट्राइसोमिक में एक लाइन रह रही है कि इनमें कोई एक गुणसूत्र 3 बार भी विद्यमान होता है, जबकि सामान्य द्विगुणित में सभी गुणसूत्र युगलों में होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मोनोसोमिक क्या है? भाई मोनोसोमिक क्या है? तो एक न्यून सूत्री में
द्विगुणित गुणसूत्र संख्या से एक गुणसूत्र कम होता है। क्या कम होता है? और इसका जो सामान्य सूत्र है वो क्या है? 2n-1, यानी कि जो एक न्यून सूत्री है उसमें जो द्विगुणित गुणसूत्र है उसकी संख्या में एक कम होता है। अब यार इसकी जो अवस्था है वो समझ में आ गई। इसमें अंतर तो सामान्यतः ही समझ में आ रहा है कि जो ट्राइसोमिक है उसमें तो एक गुणसूत्र अधिक होगा मूल गुणसूत्र से, और इसमें क्या होगा? एक गुणसूत्र कम होगा। तो वीडियो कैसी लग रही है यार, नीचे कमेंट में कमेंट करके मुझे बताओ। और इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो बता देते हैं। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, ABO रक्त समूह के संभावित जीनोटाइप लिखिए। तो यार ये तो मैं आपको स्क्रीनशॉट ये दिखा देता हूँ। रक्त समूह कौन सा है? ABO, यानी AB, A अलग हो गया, फिर B हो गया और ABO, A हो गया, B हो गया, AB हो गया और O हो गया। ठीक है, तो इनका मैं यार आपको 1 मिनट बता देता हूँ। जैसे ये मान लो अभी A है यहाँ पर रक्त समूह, तो इसका यहाँ पर एक ही A हो गया। ठीक है, अब इसका एक बार तो यहाँ तो A, इसका जो पहला वो होगा A होगा, फिर इसका A हो जाएगा। ठीक है, फिर इन दोनों का एक बार मैं दोबारा से बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखो ये A हो गया और A के साथ में एक रक्त समूह हो गया डबल। ठीक है, और इसके अलावा ये एक हो गया, तो यहाँ पर इसका बनेगा और इसका बनेगा। ठीक है, उसके बाद में इसका और इसका और इसका और इसका ये समूह बन जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। उसी तरह यहाँ पर इन्होंने ये युग्मक जीनोटाइप बना रखे हैं और ये रक्त समूह है। आप इनको अच्छे से एक बार रीड कर लेना। अब चलते हैं अपन आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जो बाहरी वही सारी है उसको आप अवॉइड करना। अब करते हैं इस क्वेश्चन की बात कि उचित उदाहरण की सहायता से डुप्लीकेट अप्रभावी प्रबलता को स्पष्ट कीजिए। तो मनुष्य में सामान्य श्रवण क्रिया दो अलग अलग प्रभावी जीन्स के द्वारा नियंत्रित होती है। इन्हें A व B जीन्स कहते हैं। इसके अप्रभावी एलील्स व A व B प्रबल होते हैं जब ये समयुग्मजी अवस्था में उपस्थित होते हैं। एक प्रभावी जीन के एक जोड़ी अप्रभावी एलिन दूसरे प्रभावी जीवन की अभिव्यक्ति को संबंधित करते हैं। तो ये तो थ्योरेटिकल पार्ट था जो मैंने आपको समझा दिया। तो आपको क्लास कैसी लग रही है मुझे बताओ। वीडियो को करना आप लाइक, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। हमारे लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। ठीक है, और कमेंट में आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।